Hello everyone. In previous video we were discussing about inertia and types of inertia. तो basically inertia क्या था कि resistance offered by an object to change its state of motion कि ये resistance offer करता है कोई भी object अगर आप उसकी जो state of motion है उसके अंदर change करते हैं. इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा. एंड इफ़ इट इज़ मूविंग देन इट टेंड्स टू कीप मूविंग. इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, इनर्शिया. तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या, सभी जो बॉडीज़ होते हैं सबका इनर्शिया सेम होता है. अगर आप किसी एम्प्टी बॉक्स को और एक बॉक्स जिसके अंदर बुक्स भरी हुई है उसको पुश करते हो तो दोनों में फोर्स ज़्यादा लग रहा है जिसके अंदर बुक्स ज़्यादा है. ऐसे ही आप एक फुटबॉल को किक कर रहे हो वो दूर जा रहा है, फ्लाइज अवे कर रहा है. ऐसे अगर आप सेम साइज़ के स्टोन को किक करते हो विद इक्वल फोर्स तो क्या होएगा कि वो मूव नहीं करेगा और आपके जो पैर है उसमें इंजरी हो जाएगी. ऐसे ही अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी कार्ट के ऊपर, उसको पिक करता है, जो कार्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर वेलोसिटी हो जाती है जिसके अंदर, और अगर उसी फोर्स से आप किसी ट्रेन पे अप्लाई करते हो तो क्या उस ट्रेन के अंदर मोशन आएगी, नहीं आएगी. तो देयर विल बी नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ ट्रेन. तो इसी की वजह से जो कंपैरिजन है कार्ट और ट्रेन का, कि जो ट्रेन है उसके पास लेस टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, की जो ट्रेन है उसके पास उसकी जो ट्रेन की टेंडेंसी है वो अपनी पोजीशन ऑफ, जो पोजीशन है स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करने की उसकी टेंडेंसी क्या है, लेस है. तो इसी बेसिस पे हम इनर्शिया को डिफाइन करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या आएगा, ज़्यादा. अगर उसका मास कम है तो इनर्शिया क्या आएगा, कम होगा. Now the third is inertia of direction. Inertia of direction क्या होगा, tendency of a body to oppose any change in its direction of motion is known as inertia of direction. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कोई उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी उसको अंदर चेंज को अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. For example, when a fast-moving bus turns over a curve on road, then passengers fall away from the center of curved road. कि कोई फास्ट मूविंग बस अगर वो किसी रोड के कर्व के ऊपर टर्न करती है, तो जैसे ऐसे टर्न कर रही है तो पैसेंजर्स, अगर ये इसका सेंटर है तो पैसेंजर किस तरफ फॉल अवे करेंगे, दूसरी तरफ. तो अगर इस तरफ कर्व है तो बाहर की तरफ, अगर इस तरफ कर्व है तो फिर अंदर की तरफ. तो जो फास्ट मूविंग बस के अंदर वो भी क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को. सिमिलरली जब आप किसी स्टोन पे थ्रेड बांध के उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कराते हो तो जैसे ही आप स्टोन को छोड़ते हो तो वो टेंजेंशियली मूव करता है. टेंजेंशियली मतलब माने कि दिस इज़ अ सर्कुलर पार्ट, तो जैसे ही आप यहाँ से स्टोन को छोड़ोगे तो ऐसे जाएगा, इस पॉइंट से ऐसे जाएगा. तो हर पॉइंट पे जैसे आप छोड़ोगे वो टेंजेंशियली ड्रॉप होगा. तो प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स डेरिवेशन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट करते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो चेंज करती है. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर रही है तो वेलोसिटी चेंज कर रही है तो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट गेट करेगा, कि ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन आई, सो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. कि अब हम पढ़ेंगे कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो बताते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की वो फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है और हम फोर्स को कैसे मेज़र करते हैं, हाउ वी मेज़र अ फोर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसीडर करो एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट बॉल, जो क्रिकेट की लेदर बॉल होती है. अगर आप दोनों को थ्रो करते हो, अगर वो बॉल आपको हिट करती है तो टेनिस बॉल डजेंट हर्ट यू बट क्रिकेट बॉल में हर्ट्स यू. ऐसे अगर कोई ट्रक जिसका मास क्या है बहुत ज़्यादा है वो रोड साइड पे खड़ा है, दैट विल नॉट हार्म
और किल एनी पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। बट अगर आप एक स्मॉल मास की बुलेट लेते हो विच इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, तो अगर कोई बुलेट जिसका मास क्या है कम है उसको फायर करते हैं गन से, तो वो क्या आएगा, किसी भी पर्सन को किल कर सकता है। सो इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है इन ऑब्जेक्ट से वो किस पे डिपेंड करता है, मास एज वेल एज वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि मास और वेलोसिटी के बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। कि जो मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देता है उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और ये क्या मेजर करता है, इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट का कितना इम्पैक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो मोमेंटम क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बिसाइड्स मैग्नीट्यूड मोमेंटम ऑल्सो हैज़ अ डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, और जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एट एनी इंस्टेंट इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होएगा, मोमेंटम। नाउ इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद वेलोसिटी v, अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, स्मॉल m, वो मूव कर रही है v वेलोसिटी से, देन मोमेंटम p इज गिवन बाय, जो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p इज इक्वल टू एम वी। जो एरो साइन है वो बता रहा है कि जो p है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम जो v है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नाउ SI यूनिट मास की इसमें मेजर करते हैं किलोग्राम, और वेलोसिटी के पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इफ बॉडी इज एट रेस्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे मतलब v क्या हो गया, ज़ीरो, देयरफॉर मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो। सो मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी, कि उसका कितना इम्पैक्ट वो प्रोड्यूस कर रही है उसके ऊपर वो उसको मेजर करता है। या सो बेसिकली जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हो तो उससे क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसकी जो वेलोसिटी उसके अंदर चेंज आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑल वो प्रोड्यूस करता है चेंज ऑफ मोमेंटम, की फोर्स की वजह से ही जो मोमेंटम के अंदर चेंज होता है। तो फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि जब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हो तो जिससे क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा। नाउ कंसीडर एन सिचुएशन, कि अगर आप एक कार एज्यूम कर रहे हो जिसकी बैटरी क्या है, डेड है, उसको आपने एक स्ट्रेट रोड पे पुश करना है। तो अगर आप उसको पुश करते हो, एक पर्सन या दो पर्सन मिलके आप सडनली पुश करते हो, सडन पुश का मतलब क्या है, अनबैलेंस फोर्स, तो वो हार्डली स्टार्ट होगी। बट अगर आप एक कॉन्टिन्यूस पुश थोड़े टाइम के लिए उसके ऊपर अप्लाई करते हो तो क्या आएगा, उसके अंदर एक ग्रेजुअल एक्सेलरेशन आ जाएगी कार के अंदर, जिसकी वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कार है वो नॉट ओनली डिपेंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स but also by the time during which the force is exerted। मतलब क्या हुआ कि जब आप कार के ऊपर कॉन्टिन्यूस पुश अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से क्या है, उसके अंदर एक्सेलरेशन ग्रेजुअल हो जाती है और उस जो कार का इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो कार का मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड किया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, एंड ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स इज एग्जर्टेड, कि कितने टाइम तक फोर्स एग्जर्ट करता है। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ, it states that the rate of change of momentum of an object is proportional to applied external force
एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, और किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करें। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to applied external force and takes place in the direction in which external force acts. Thank you.